Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 11 respiration lecture number 3। हमने अपने जो पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने ये चीज़ देखी थी कि क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एनर्जी कब रिलीज़ होती है? जब NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और इनके ऑक्सीडेशन होने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल तक जाते हैं और एक चैन की फॉर्म में जब वह जाते हैं तो हर एक स्टेप में एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं और वो क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स के ज़रिए होके जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। कॉम्प्लेक्स 1 to 5th तक जो है यूज़ किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वह है केमियोसोमेटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस। चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है उससे एनर्जी ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है और बाद में यही ATP ADP और फॉस्फेट आयन के में टूट जाती है और इससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी फॉर सेल कहते हैं। वापस एक मिनट कि यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी फॉर सेल ATP को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी से हमारी सेल को एनर्जी मिलती है। आगे बात करते हैं। पीटर मिशेल इन 1961 proposed the chemiosomatic theory of ATP synthesis, and according to this theory H प्लस आयन जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैं वे क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ घूमते हैं। याद रखना कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि H प्लस आयन जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं और इसी मूवमेंट के कारण क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों साइड में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, उसी से हमको एनर्जी मिलते हैं। याद रखना उन्होंने क्या बताया इसमें कि हाइड्रोजन आयन जो है वह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रहता है। किसके? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनता था वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका क्या होता था। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका क्या होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरुविक एसिड कैन डीकम्पोज इन बोथ कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वह इनकम्प्लीट तरीके से होता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एसिटल्डिहाइड बनता है और एसिटल्डिहाइड वापस आगे रिड्यूस हो जाता है, अपने आप को कर देता है, जिससे अल्कोहल और NADH और H प्लस आयन निकलती है और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। अब हम थोड़ी फर्मेंटेशन की प्रोसेस की बात कर देते हैं कि ये जो है ये मोस्टली आपको बैक्टीरिया में, फंजाई में दिखाई देती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। उनके अंदर नॉर्मली क्या होती है कि जो शुगर होती है वह ऑक्सीडाइज हो जाती है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। In 1857, Pasteur proved that alcoholic fermentation takes place by the metabolic reaction of yeast cell। कि 1857 में लुई पास्चर जो थे उन्होंने सबसे पहली बार प्रूफ करके बताया था कि यीस्ट सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन में फर्मेंटेशन होता है और वो अल्कोहल बना सकता है। इन 1897 बुकनर isolate the gymase enzyme which is capable of doing fermentation even without living cell। के पहले तो लोग यही जानते थे कि जो फर्मेंटेशन भी है वो केवल यीस्ट सेल या बैक्टीरिया सेल कर सकती है, लिविंग सेल में ही हो सकती है। लेकिन बुकनर जो थे उन्होंने कंफर्म करके बता दिया था एक जाइमेज एंजाइम को अलग करके कि ये जो फर्मेंटेशन है यह लिविंग सेल के बाहर भी हम कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन के टाइप की, जिसमें सबसे पहले आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कहाँ होता है? प्रेजेंस इन यीस्ट, फ्यू फंजाई एंड हायर क्लास प्लांट। इसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो है वह पाइरुविक बाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले टूटता है एसिटैल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाद में ये जो एसिटैल्डिहाइड है वह अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में टूटता है। इसको कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो है वह NADH और H प्लस आयन की प्रेजेंस में, और एक एंजाइम होता है लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड और NAD प्लस में टूटता है। तीसरा जो फर्मेंटेशन का टाइप आता है वह टाइप आता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो है वह पहले एसिटैल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, बाद में एसिटैल्डिहाइड H2O की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन आयन उनमें से निकल जाने के कारण एसिटिक एसिड बना देता है। फोर्थ आता है ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो है वह H2O ऐड होती है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो बनाता है एसिटो एसिटिक एसिड, और एसिटो एसिटिक एसिड में वापस एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और 4 हाइड्रोजन के एटम आके अटैच होते हैं तो वो बना देता है ब्यूटेरिक एसिड। तो ये फर्मेंटेशन के टाइप थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला तो है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। रेस्पिरेशन केवल और केवल लिविंग सेल्स में ही होगा, जबकि फर्मेंटेशन के लिए लिविंग सेल में ही होना नेसेसरी नहीं है। और रेस्पिरेशन के ज़रिए हमको हाई एनर्जी निकलती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं, जबकि फर्मेंटेशन से हमको एनर्जी मिलती है लेकिन बहुत कम एनर्जी हमको मिलती है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से रिलेटेड हमने एरोबिक और एनएरोबिक पाथवे को तो देख लिया था, लेकिन एक और पाथवे है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलेटेड है, HMP पाथवे या PPP पाथवे है। क्या? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये क्या है कि फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऑप्शनल पाथवे पाया जाता है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, जिसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। और इन दिस प्रोसेस हेक्सोज सुगर डीकम्पोज टू इंटरमीडिएट 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर एंड दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि हेक्सोज सुगर जो है वह एक इंटरमीडिएट बना देती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और 5 कार्बन होने के कारण ही इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP के नाम से जानते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय वर्बर्ग एंड डिकॉन्स इन 1938 ऑन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में उन्होंने देखा था 1938 में, और उन्होंने इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि ग्लूकोज जो है, जो 6 मॉलिक्यूल वाला है, उसके 6 मॉलिक्यूल 6 ATP से अटैच होते हैं और एक एंजाइम काम करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP में, और यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वह सेकंड स्टेप में आता है और इसमें NADP आके अटैच हो जाता है और बना देता है 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड और 6 NADPH के मॉलिक्यूल को बनाता है। और इसमें जो एंजाइम काम आता है वह एंजाइम इनके नाम से रिलेटेड ही है। एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देखना एंजाइम जो मिलेगा आपको मैक्सिमम उनके कह सकते हैं कि जो पार्ट लेते हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि यही 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड जो है वह NADP के साथ वापस अटैच होता है और बनाता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट और 6 NADP प्लस H प्लस आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो 5 मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट है वही इसको कहते हैं PPP, यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे।
अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रकार की एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्या है, एक मिनट समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जबकि किसी चीज़ का सिंथेसिस होती है, कोई चीज़ बनती है, तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखें तो उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टाइप की प्रोसेस आती है, जिसके कारण इसको एम्फीबॉलिक टाइप की प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें टूटती भी है, कई चीज़ें बनती भी है। इस कारण इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब हम रेस्पिरेशन को वापस शॉर्ट में कंप्लीट पढ़ लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो है एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल 3 होते हैं। फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। तो हम नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, लेकिन फैट और प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिल सकती है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, जिससे पाइरुविक एसिड बनता है, और उसमें वह एसिटिल को एंजाइम आगे बनाता है, जो क्रेब्स साइकिल में भाग लेने के बाद NADH और H+ आयन बना देते हैं, जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हिस्सा लेने के बाद ATP के तौर पे हमको एनर्जी दे देते हैं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि शुरू की जो पाइरुविक एसिड बनने तक की जो प्रोसेस है वह सेल की साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि इसके आगे की जो प्रोसेस है वह किसी भी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि हमको जो पहली एनर्जी मिलती है वह केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में फ़ैट है तो फ़ैट भी क्या होगा, फ़ैट सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कर देगा, और बाकी वो चीज़ चलती रहेगी। और कभी कभी क्या होता है कि फैट सीधा एसिटिल को एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के ज़रिए हमको एनर्जी देने का काम करता है। इसी तरीके से प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड पाइरुविक एसिड के साथ जुड़ के भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है, और एसिटिल को एंजाइम ए के साथ जुड़ने के बाद भी हमारी इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स थे जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन का एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने बताई है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट, RQ। क्या है कि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, एंड द रेशियो ऑफ CO2 एंड O2 इज यूज्ड टू नोन एज रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट। कि रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट का मतलब ये होता है कि आप रेशियो निकाल रहे हो किसका, CO2 कितनी एब्जॉर्ब हुई, मतलब इवॉल्व हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन कितनी एब्जॉर्ब हुई, इन सब का जो रेशियो निकलता है उसी को RQ कहते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट इज मेजर्ड बाय गैनोंग रेस्पिरोमीटर। ये एक छोटा क्वेश्चन आपके बन सकता है 1 मार्क का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी क्वॉशिएंट को मेज़र करते हैं गैनोंग रेस्पिरोमीटर से। और बहुत सारे सब्सटेंस की RQ वैल्यू निकाली गई है, जिसमें बता गए हैं कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू 1 होती है, प्रोटीन की होती है 0.8 to 0.9, फैट की होती है 0.7, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है 4.0, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसकी इन्फिनिट होती है, क्योंकि हमको पता है कि नीचे की तरफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब है। और हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं हुई, तो ऑक्सीजन जब मिली ही नहीं तो एक टाइप से कह सकते हैं इन्फिनिट उसका RQ वैल्यू हमको मिलती है। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की, कि एक लिमिट होती है रेस्पिरेशन के लिए कि 5 से लेकर 30 डिग्री तक टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज़ होती है, और माना जाता है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे रेस्पिरेशन डबल हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है तो हमारी बॉडी के एंजाइम डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसके कारण रेस्पिरेशन रेट रिड्यूस होती है, और बहुत ही कम टेम्परेचर होने पर भी रेस्पिरेशन रेट रिड्यूस होती है। सेकेंड ऑप्शन आता है ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आता है कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन जो है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में हो सकते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन 0 होती है तो केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही हो पाता है।
तीसरा जो फैक्टर है वह है वाटर, कि वाटर एक्टिवेट द एंजाइम एंड इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कह सकते हैं ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाता है। चौथी बात करते हैं, फोर्थ टॉपिक जो है हमारा वो है लाइट। टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू द लाइट विच इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। Sugar are formed due to the photosynthesis is an important respiratory substance and exchange of gases occur because stomata are open during the daytime। इसके कहने का मतलब है कि लाइट ज़्यादा होने पे रेस्पिरेशन बढ़ता है, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब उसको सनलाइट मिलती है जिससे शुगर बनती है। और प्लांट में जब दिन के वक्त धूप मिलती है उनको, तो धूप मिलने के कारण ही उसके स्टोमेटा ओपन होते हैं और प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इंजरी या वाउंड, के घाव हो जाने पे हमारी जो इंजर्ड सेल्स है या डैमेज्ड सेल है वहाँ पे रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड सिक्स्थ जो आता है वह आता है एज ऑफ सेल, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ हाई इन यंग सेल्स एंड इन अडल्ट एंड ओल्ड सेल्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ लेस। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहे थे। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।